की रात में समंदर की लहरें जोर जोर से उछल रही है। एक छोटी सी लकड़ी की नाव उसी लहरों में बुरी तरह से फंस रही है। राघव किसी तरह नाव को संभालने की कोशिश कर रहा है। बारिश से उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुकी है और वो भी काफी थका हुआ लग रहा है। तेज हवा के बीच वो शेल को मजबूती से पकड़ लेता है ताकि नाव पलट ना जाए, लेकिन फिर भी तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हे ऊपर वाले, मुझे बचाओ, ये तूफान मुझे मार डालेगा, मेरी कश्ती डूब रही है। तभी अचानक एक बड़ी सी लहर नाव से टकराती है। उसके नाव के अंदर पानी भरने लगता है और वो धीरे धीरे समंदर में डूबने लगती है। राघव सेल पर अपनी पकड़ खो देता है और समंदर में गिर जाता है और डूबने लगता है। कोई है? बचाओ, मुझे तैरना, मेरी मदद करो। कुछ ही लम्हों में वो समंदर के गहराई के अंदर समा जाता है। 3 दिन बाद सूरज तेज चमक रहा होता है और मौसम अब शांत दिख रहा होता है। इस दूर के द्वीप के किनारे पर राघव बेहोश और पूरी तरह गीला पड़ा होता है। तभी वहाँ पर छोटू, एक 10 साल का आदिवासी लड़का, दौड़ता हुआ उसके पास आता है और देखता है कि राघव जिंदा है या नहीं। जब छोटू को पता चलता है कि राघव जिंदा है तो वो दूसरे लोगों को बुला कर लाता है। बाबा, बाबा, जल्दी आओ, देखो समंदर से कोई बहकर आया है। भीम, जो आदिवासी मुखिया होता है, वो झाड़ियों से बाहर आने लगता है और राघव को देखने लगता है। वो राघव के पास आकर उसकी नब्ज जांचता है। छोटू, ये हमारी तरह नहीं दिखता, ये बाहर की दुनिया का इंसान लगता है। तूफान इसे यहाँ छोड़ गया है। बाबा, इसके कपड़े कितने अजीब हैं। क्या ये हमें नुकसान पहुँचाएगा? नहीं, ये अभी बहुत कमजोर है। हम आदिवासी हैं, हम किसी भटके हुए को मरदा नहीं छोड़ सकते। इसे हमारे कस्बे में लेकर चलते हैं। भीम राघव को अपने कंधे पर उठा लेता है और द्वीप पे बसे अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। छोटू भी उनके साथ साथ चलने लगता है। 1 हफ्ते बीत जाते हैं। राघव मिट्टी और बांस से बनी एक आदिवासी झोपड़ी में आराम कर रहा होता है। सोमा वही उसकी देखभाल कर रही होती है और उसका इलाज कर रही होती है। राघव तभी अपनी आंखें खोलता है। उसकी धुंधली नजर धीरे धीरे साफ होने लगती है। सोमा को अजीब कपड़े में देखकर वो चौंक कर उठने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो फिर से गिर पड़ता है। सोमा उसे हाथ देती है और धीरे से उठने में मदद करती है। आराम करो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारे शरीर में अभी ताकत नहीं है। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? मेरी कश्ती कहाँ है? मुझे मेरे कस्बे जाना है। तभी भीम ताजे जंगली फलों की टोकरी लेकर झोपड़ी में आता है। भीम फलों को कोने में रखकर राघव के पास जाता है। ये हमारा घर है। तुम्हारी कश्ती टूट गई और तुम्हारी जान बच गई। ये जड़ी बूटी का रस पी लो। सोमा राघव को हरे रस का एक कटोरा देती है। राघव कुछ देर के लिए रुकता है, लेकिन रस की खुशबू उसको ठीक लगती है। राघव धीरे धीरे रस पीता है। उसका स्वाद उसे अच्छा लगता है। ये क्या है? ये तो बहुत ही लजीज है और मेरा दर्द कम हो रहा है। ये जंगली जड़ी बूटियाँ और जंगली शहद है। हमारा जंगल ही हमारी सबसे बड़ी दवा है। राघव उन आदिवासी लोगों को देखता है और समझ जाता है कि वो सुरक्षित है। राघव फिर से अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। राघव अब लगभग ठीक हो चुका है। वो भीम और छोटू के साथ जंगल में चल रहा होता है। तीनों एक अजीब सी झाड़ी के पास आ जाते हैं, जिसमें नीली शकरकंद जैसी सब्जियां होती है। भीम पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें ध्यान से तोड़ता है और छोटू उन्हें एक एक करके इकट्ठा करता है। आप लोग सब्जियों को इतनी आराम से क्यों तोड़ रहे हैं? मेरे कस्बे में तो फावड़े से सीधा पौधे को ही उखाड़ लेते हैं। राघव, धरती हमें सब कुछ देती है,
अगर हम जमीन को गहरी चोट पहुंचाएंगे तो ये अगली बार अनाज नहीं देगी। हम सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत हो। देखो राघव भैया, ये कंदा है। इसे आग में पकाने से ये मीठा हो जाता है और ये बहुत ताकत देता है। राघव एक सब्जी लेता है और उसे सूंघता है। उसे खुशबू मीठी लगती है। वो मुड़कर देखता है तो उसे आसपास कई अलग अलग पौधे दिखते हैं। हम शहर में इतनी खादें और दवाइयाँ डालते हैं, फिर भी खाने में ये खुशबू नहीं होती। आपका जंगल तो खजाना है। जंगल तभी खजाना रहता है जब तुम लालच नहीं करते। चलो आज तुम्हें हम जंगल का खाना बनाना सिखाते हैं। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और अपनी टोकरियों में कई तरह के फल और सब्जियां इकट्ठा करते हैं। रात को सोमा गांव के बीच में खुली जगहों पर खाना बनाने की तैयारी करती है। सोमा तोड़ी हुई नीली सब्जियों को पानी के बर्तन में धोती है और फिर उन्हें थाली में रखकर काटती है। वो बिना तेल के उन सब्जियों में जंगली मसाले और लाल फल का रस मिलाती है। राघव ये सब देखता रहता है। सोमा जी, आप बिना तेल के खाना बना रही हैं? हमारे यहाँ तो बिना तेल के कोई खाना बनाता ही नहीं। तेल की क्या जरूरत है? जब हम इसे हरे बांस में डालकर आग पर रखेंगे तो बांस का पानी इसे स्वाद देगा। सोमा मसाले लगी सब्जियों को बांस पर लगा देती है। वो उसका मुंह पत्ते से ढककर और उसे जलते हुए कोयले पर रख देती है और कुछ ही देर में उसमें से मीठी खुशबू आने लगती है। खुशबू आ गई। राघव भैया, अब तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। सोमा उसे ध्यान से उठाती है और उसे चाकू से काट देती है और उसके बाद खाना प्लेट में डाल देती है। राघव बड़ा निवाला लेता है और तुरंत उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। ये तो बहुत लजीज है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जायका कभी नहीं चखा। ये कुदरत का अपना जायका है राघव। राघव खाने को देखता है और उसके मन में एक नया ख्याल आने लगता है। ये सफर लंबा था और फिर उस दिन से 5 साल बाद द्वीप के किनारे एक बांस और मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा ढाबा खोल देता है। जगह शांत और हवादार दिख रही होती है। ढाबे के दरवाजे पर पत्तों से बना एक बोर्ड लगा होता है। इस ढाबे को राघव ही चला रहा होता है। अब अभी उसकी उम्र थोड़ी और ज्यादा लग रही है। वो जंगली सब्जियों और फलों से गांव का खाना बना रहा होता है। छोटू, टेबल नंबर 3 पर और जंगली शहद और बांस वाला कांदा सलाद लेकर जाओ। जल्दी जाओ। आया राघव भैया। सब लोग आपके फलों के रस के दीवाने हो गए हैं। छोटू अब बड़ा लग रहा है और राघव की हर काम में मदद कर रहा होता है। लोग ढाबे में बैठकर स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहे होते हैं। तभी वहाँ भीम आता है। राघव, तुमने तो हमारे पुराने तरीकों को एक नया मोड़ दे दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। भीम जी, ये तो आप सब लोगों की एहसान। इस जंगल ने मुझे नई जिंदगी दी है। ये ढाबा सिर्फ एक मेरी प्यारी धरती के लिए एक छोटा सा तोहफा है। माहौल शांत होता है। प्राकृतिक खाने की खुशबू और लोगों की खुशी से माहौल। राघव, भीम और छोटू इसे खुशी से देखते हैं। और फिर एक दिन द्वीप के किनारे एक मोटर बोट आती है। तभी एक समझदार दिखने वाला जवान आदमी बोट से उतरता है। उसके पीछे एक कैमरामैन भी उतरता है। कबीर मुस्कुराते हुए आसपास देखता है और अपनी कैमरा पर रिपोर्टिंग शुरू करता है। दोस्तों, 5 साल पहले एक मछुआरा तूफान में गायब हो गया था। सब लोग समझ गए थे कि वो मर गया, पर कुछ दिन पहले ही एक समुद्री जहाज ने इस अनजान गुलाबी द्वीप पर एक ढाबा देखा। क्या राघव जिंदा है? आइए देखते हैं। कबीर और कैमरामैन ढाबे की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें छोटू दिख जाता है, तो वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। क्या तुम इसी द्वीप से हो? क्या यहाँ राघव नाम का कोई आदमी रहता है जो शहर से आया था?
आप लोग कौन हो और ये अजीब सी काली सी चीज क्या है? हम बाहर के लोगों से बात नहीं करते। डरो मत, हम कोई दुश्मन नहीं है, हम बस राघव से मिलना चाहते हैं। टू कुछ देर के लिए हिचकिचाता है, लेकिन कबीर उसे सच्चा लगता है। वो उन्हें ढाबे पे ले जाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद छोटू, कबीर और कैमरामैन ढाबे की तरफ चलने लगते हैं। कबीर राघव को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। आप सच में राघव हैं? आप जिंदा हैं? आपके कस्बे वाले तो आपको मरा हुआ समझ चुके हैं। हाँ, मैं ही राघव हूँ और अब मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ। आइए, अब इतनी दूर से आए हैं, पहले कुछ खा लीजिए। राघव उन्हें टेबल पर बिठाता है और जंगली सब्जियों और फलों से बना हुआ खाना परोसता है। कैमरामैन सब कुछ रिकॉर्ड करता है। ये क्या है राघव जी? आप पहले एक निवाला तो खाइए, फिर खुद फैसला कीजिए कि कैसा रहा। कबीर हिचकिचाते हुए एक निवाला लेता है और उसे वो तुरंत पसंद आ जाता है। ओह माय गॉड, ये स्वाद तो बेमिसाल है। इसमें तो एक अलग सी ताजगी है। राघव किचन के दरवाजे के पास खड़े सोमा और भीम को देखता है। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कबीर और कैमरामैन को जंगल में घुमाता है और उन्हें जंगली फल भी दिखाता है। वो उसे वहाँ की सुंदरता और जंगली पेड़ और पौधे दिखाता है। राघव उसे नए लगाए हुए पौधे, कैमरामैन सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। राघव जी, आपका खाना तो कमाल का है, लेकिन जंगल से रोज फल तोड़ने से क्या जंगल खत्म नहीं हो जाएगा? यही तो सबसे बड़ी बात है कबीर। हम जंगल से जो भी लेते हैं उसे दुगना वापस दे देते हैं। कबीर राघव की सादगी और प्रकृति के लिए उसके प्यार को देखकर मुस्कुराने लगता है। वो कैमरे के सामने बोलना शुरू करता है। दोस्तों, ये एक अद्भुत सीख है। जहाँ शहरों में लोग जंगल काट रहे हैं, यहाँ ये आदिवासी समुदाय और राघव मिलकर कुदरत को और जिंदा बना रहे हैं। कैमरामैन जंगल का पूरा चक्कर लेता है और अलग-अलग फल और सब्जियों को रिकॉर्ड करता है। और कुछ समय के बाद कबीर आदिवासी ढाबे के सामने खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आदिवासी ढाबे की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सबक है कि हम कैसे कुदरत को नुकसान पहुंचाए बिना एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। राघव अब शहर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें उनका असली खानदान और परिवार यहाँ मिल चुका है। कबीर राघव की तरफ मुड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी, हमें ये रास्ता दिखाने के लिए। आपको भी शुक्रिया। बस दुनिया से कहिएगा कि जंगल को बचाए रखे, तो जंगल हमें कभी भूखा मरने नहीं देगा। कबीर सहमति में सिर हिलाता है। इसके बाद कैमरामैन रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और कबीर और कैमरामैन अपनी बोट में बैठकर द्वीप से चले जाते हैं। राघव आदिवासी खानदान के साथ वही उसी जंगल में रहता है और अपना मिट्टी से जुड़ा आदिवासी ढाबा चलाते रहता है। और यही हमारी कहानी खत्म होती है।